Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं, मेरे वीडियो पे विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं वीडियो पे कम व्यू गया है तो वीडियो को तुरंत ही स्किप कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी चीज़ें ले आ रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हर चैनल की वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं, सर कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं अच्छा पढ़ाएं तो आप उसके बाद किसी और वीडियो पे विजिट नहीं करिएगा। बट अगर अच्छा पढ़ाएं तो अच्छी बात है ना, आपको तो अच्छा कंटेंट से मतलब है। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि इस बार एक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आज से आपकी एमपीटेड ग्रेड फर्स्ट सेकंड मेंस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही हैं। आज आपका यूनिट 7 से हम स्टार्ट करें, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच आपका यूनिट 7 में दिया हुआ है, जिसमें सिमिल, मेटाफर, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोली को वो इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो मैं आज आपको यही सारे टॉपिक्स बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट करवाऊंगी। बट ये फ्रेंड, ये क्लासेस जो हैं बात आपके एमपीटेड ग्रेड के लिए ही नहीं है, मेंस के लिए। ये आपके यूपी टीएसटी पीएचडी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपीटेड, चाहे एसएससी, चाहे डी ट्रिपल एसपी, मीन्स आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन सब एग्ज़ाम के लिए ये आज का वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आज के बहुत ही प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा लिटरेचर में। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो समझ लेते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो कॉल्ड रिटोरिकल डिवाइसेस, ये सिंपल सा है कि फिगर ऑफ स्पीच को रिटोरिकल डिवाइसेस भी बुलाया जाता है। आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक्स वंस लैंग्वेज बुक्स डिस्क्रिप्टिव, वाइवर्ड एंड सिम्बॉलिक, मीन्स अपने लिटरेचर को एक डिस्क्रिप्टिव लुक देने के लिए, एक वाइवर्ड लुक देने के लिए, कि उन्हें एक सिंबॉलिक रूप प्रदान करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके फिगर ऑफ स्पीच का जो राइटर रहते हैं, जो हमारे पोएट रहते हैं, वो अपने पोइट्री वर्क को और अच्छा से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे से निखार सकते हैं, मीन्स अपने पोइट्री को और अच्छे से सजा सकते हैं। इसका ही यूज़ होता है फिगर ऑफ स्पीच का। आई होप आप समझ पाए होंगे। इन दिस आर्टिकल यू विल बी introduced to some of the figure of speech named simile, metaphor, personification, paradox, irony, hyperbole, its meaning, definition and how it's used its sentence along with examples for your understanding। मैं बहुत ही सिंपल वे में इन सभी फिगर ऑफ स्पीच को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जिससे मैं पूरी गारंटी लेती हूँ आज के बाद इतने जो फिगर ऑफ स्पीच है आप कभी भी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको एक साथ मिलाएंगे नहीं और कभी भी भूलेंगे नहीं। बस आपको ज़रूरत तो है इतनी कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको पूरा समझना है एकदम अच्छे से ध्यान लगा के। तो सबसे पहले तो हम सिमिल का थोड़ा सा देख लेते हैं। A figure of speech comparing two unlike things that is often introduced by like or as for example एज इन चिक्स लाइक रोजेस, मतलब सिमिल में दो ऐसे अपोजिट चीज़ों का कंपैरिजन होता है जो कि बिल्कुल ही मतलब अलग सी चीज़ होती है। उन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, मीन्स वो बिल्कुल ही कंपैरिजन करने लायक ही नहीं होती, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं। ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि किसी के महबूबा का कंपैरिजन हो जाता है ना, मेरी महबूब चांद सा चेहरा है मेरी महबूबा का। तो ये ऐसा हो गया, चांद सा मतलब उनकी महबूबा एक इंसान और चांद भाई, इन दोनों का तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट अगर एक छोटी सी चीज़ को, मीन्स वहाँ पास क्या कि चांद भी गोल है, उनकी महबूबा का फेस भी गोल है, तो उस एक सर्कल को लेके, उसके एक फेस को लेके यहाँ पास क्या कंपैरिजन किया जाता है, लाइक और एज का यूज़ करके। मीन्स अगर आपको सेंटेंस में या फिर फ्रेज में किसी भी लाइन में लाइक और एज का यूज़ किया हुआ दिखे तो वहाँ पास होता है सिमिल। सिमिल के जैसे ही होता है मेटाफर। मेटाफर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बट आज का मेटाफर जब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी उसके बाद आपका कंपैरिजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा सिमिल और मेटाफर को लेके। जैसे एज इन चिक्स लाइक रोज, मतलब कि उनके जो चिक्स थे कैसे थे, रोज़ के टाइप थे। रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनकी जैसे रोज़ की पंखुड़ियाँ भी रेडनिश थोड़ी सी होती है, और उनका जो पिंक चिक्स होता है ना, कहते हैं लड़कियों के गाल गुलाबी, तो उनके गुलाबी रंग को और रोज़ के गुलाबी रंग को क्या कंपैरिजन किया जाता है, जो दोनों ही अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पास उनको लाइक और एस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आपको इस लाइन में सिमिल देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम सिमिल को और अच्छे से समझ लेते हैं। अ सिमिल is a figure of speech in which two unrelated things are compared to each other, as in, जैसे for example
जोस वॉज एज क्लेवर एज फॉक्स, मतलब जोस कैसा क्लेवर है, एज अ फॉक्स के जैसे क्लेवर है, मतलब कितना ज़्यादा क्लेवर है एज अ फॉक्स, क्योंकि जानते हैं आप लोमड़ी को बहुत ही ज़्यादा क्लेवर कहा जाता है, भाई वो तो चालाक लोमड़ी है, ऐसे सब लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो कैसा है जोस, उसको मतलब जोस को कैसे, उसकी चालाकी को कैसे कंपैरिजन किया गया है, एज अ फॉक्स उसकी चालाकी को कंपैरिजन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास एज का यूज़ होके यूज़ किया गया है इस वर्ड को। तो आप यहाँ पास सिंपल वे में सिमिल लगा सकते हैं। Simile compare two things that seemingly have nothing to do with each other but actually share a trait, a characteristic। मैंने बताया ना एक छोटा सा, जैसे कि उनके गुलाबी पंखुड़ियाँ थी, गुलाबी गाल थे, तो एक छोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पास से उठाया और उन दोनों का क्या किया, कंपैरिजन किया जाता है। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर ऑफ द सिमिल। इन द सिमिल अबव जोस इज इम्प्लाइड टू बी वाइली और स्लाई जस्ट लाइक अ फॉक्स, मतलब वो इतना चालाक है, इतना ज़्यादा वेली है, इतना ज़्यादा स्लाई है, कैसे जैसे कि एक फॉक्स रहता है, जैसे कि वो एक चिकन्स को, जो छोटे छोटे चिकन्स होते हैं उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही चालाकी से फार्मर से चुरा लेता है। सिमिल्स ऑफन यूज लाइक और एज इन द कंपैरिजन, ये मैंने आपको बता ही दिया। एज इन टॉम्स इंसर्ट कट लाइक अ नाइफ, जैसे यहाँ पास फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पास दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड। यह क्या है कि जैसे टॉम की इंसल्ट, मतलब टॉम ऐसे इतना बुरा इंसल्ट करता है कि उसकी इंसल्ट से ऐसे अच्छा है कि नाइफ का कट लग जाए, मतलब यहाँ पास आप देख रहे हैं लाइक अ नाइफ, तो यहाँ पास लाइक का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में भी आपको सिमिल देखने को मिल रहा है। बट अगर लाइक ना होता, इज हो जाता, तो यहाँ पास मेटाफर होगा। अब हम दोनों में कंपेरिजन देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिमिल और मेटाफर में कन्फ्यूजन रहता है, बट आज की वीडियो के बाद नहीं रहेगा, जैसा मैंने कि आपसे प्रॉमिस किया है। Many people had trouble discussing between simile and metaphor. A glance at the Latin and Greek roots offer a simple way of telling these two closely related figures of speech. पहली बात तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग जगह से बोरो की गई हैं। जो सिमिल बोरो किया गया है फ्रेंड, वो लैटिन वर्ड सिमिली से बोरो किया गया है। मीन्स होता है सिमिलर या फिर लाइक। सिमिली का मीन्स होता है सिमिलर या फिर लाइक, विच सिम्स फिटिंग, इसका मतलब होता है फिटिंग। जस्ट अ सेकेंड, फिटिंग यहाँ पास आपको पूरा दिख रहा होगा। दिस मीन्स सिमिलर का मतलब होता है कि फिटिंग। सिंस द कंपैरिजन इंडिकेटेड बाय अ सिमिल विल टिपिकली कंटेन द वर्ड्स एज अ लाइक, ये मैंने आपको बता दिया। बट मेटाफर यहाँ पास, जैसे कि ये लैटिन वर्ड से सिमिल आया है, बट मेटाफर जो आया है वो ग्रीक वर्ड मेटाफेरियन से आया है। टू इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेटाफेरियन का टू ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र करना, विच इज़ ऑल्सो फिटिंग, इसका मतलब भी फिटिंग होता है। बट सिंस अ मेटाफर इज यूज इन प्लेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी और चीज़ की जगह पे वो वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेरी महबूबा का चेहरा चांद जैसा है, अगर जैसा वर्ड हो गया, एज अ लाइक का यूज़ हो गया, तो वहाँ पर सिमिल होगा। बट अगर कह दे मेरे महबूबा का चेहरा चांद ही है, मतलब कि उनके महबूबा के चेहरा को चांद ही मान लो, तो वहाँ पास हो गया मेटाफर, मीन्स इसका यूज़ हो गया, तो वहाँ पास मतलब कि उनकी महबूबा के चेहरा को क्या चांद मान लिया गया है, तो यहाँ पास मेटाफर हो गया। बट एज अ और लाइक का यूज़ हो तो सिमिल होगा। बट अगर पूरा वही चीज़ दूसरे चीज़ को उसकी जगह पे रख दिया जाता है तो वहाँ हो जाता है मेटाफर। माई लाइफ इज़ लाइक अ, जस्ट अ सेकेंड, माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा जो लव है वो कैसा है, लाइक अ रेड रोज़। रेड रोज़ मतलब कि एक रेड रोज़ की जैसे मेरे जो लव, जो मेरी महबूबा है उनकी जैसी हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास लाइक का यूज़ हुआ है, मीन्स सिमिल है। ये एग्जांपल किसका है फ्रेंड, सिमिल का है। बट लव इज़ अ रोज़, यहाँ पास आप देख रहे हैं कि लव इज़ अ रोज़, यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पास जो इज़ का यूज़ हुआ है, मतलब कि लव को रोज़ ही मान लिया गया है। तो ये मेटाफर का एग्जांपल हो गया, तो इज़ अ मेटाफर एग्जांपल। आई होप आज के बाद आपको सिमिलर मेटाफर में कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मीन्स अगर हम फॉर एग्जांपल एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं कि अगर जैसा एज आर लाइक का यूज़ हो कि किसी लाइन में आपको पूछा गया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको सिमिल टच करना है। बट अगर किसी और चीज़ की जगह पे कोई और चीज़ रखा गया, जैसे कि महबूबा के चेहरे की जगह पे चांद को ही रखा गया, तो वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अ सिमिल इज़ अ वेरी सिमिलर टू अ मेटाफर अनदर फिगर ऑफ स्पीच। अ मेटाफर आल्सो compares two seemingly unrelated things, but unlike a simile, a metaphor says that something is something is, मतलब कुछ ना तो कुछ है, मेटाफर ये कहता है। और सिमिल जो कहता है कि वैसा है, जैसा है, ऐसा है। बट मेटाफर ऐसा नहीं करता, वो कहता है कुछ ना कुछ तो है। ऑफन द डिफरेंस बिटवीन अ मेटाफर एंड सिमिल इज अ सिंगल वर्ड, हर लाइफ वॉज लाइक एन ओपन बुक इज़ अ सिमिल। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास जो वर्ड यूज़ हुआ है लाइक, मीन्स ये सिमिल का यूज़ है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वाइल हर लाइफ वॉज एन ओपन बुक इज़
अ मेटाफर। ये वाला लाइन हो गया आपका मेटाफर, ये वाला लाइन हो गया आपका सिमिल का। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। आई होप मैं इतना करती हूँ कि आज के बाद आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच आता है फ्रेंड, वो है पर्सोनिफिकेशन का। जस्ट अ सेकेंड। पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। मीन्स पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। मतलब पर्सोनिफिकेशन में ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे कि किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को पर्सोनीफाई किया जाता है। मीन्स किसी अनह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान किया जाता है अपने पोइट्री को और ज़्यादा निखारने के लिए और ज़्यादा ब्लिस्ट करने के लिए वो उसको किया, ऐसे पोएट यूज़ करते हैं या फिर राइटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पर्सोनीफाई एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। मैंने आपको बताया ही पर्सोनिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी इज डिफाइंड एज the practice of representing object quality etc as a humans in art and literature in object quality etc that is represented in the way the Cambridge Dictionary defines personification as the act of giving a human quality or characteristics to something which is not human। मीन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताना चाहते हैं कि क्या मीन्स कोई अगर ह्यूमन क्वालिटी किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिया जाए तो, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को दिया जाए जो कि अनह्यूमन है, तो उसको वहाँ पास पर्सोनीफाई किया जाता है। मीन्स वहाँ पास पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। For example, personification is defined as the attribution of human characteristics to things, abstract ideas, etc. As for literary और artistic effect देने के लिए मैंने ये आपको बताया ही। And the representation of an abstract quality or idea in the form of a person, creature, etc. as in art and literature। मीन्स अपने लिटरेचर को और ज़्यादा निखारने के लिए जो पोएट रहता है वो अनह्यूमन चीज़ें को, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक प्रदान कर देता है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर। मीन्स जब मैं एक सेल्फी लेता हूँ या फिर एक पिक्चर क्लिक करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो जो सन है वो मुझे किस कर रहा है। बट यहाँ पास आप देख रहे हैं कि सन तो किस नहीं कर रहा है ना, सन तो उतना ऊपर कहाँ से आ सकता है, किस का नहीं। मीन्स किस कौन करता है, इंसान करता है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि इंसान की क्वालिटी यूज़ किया गया है सन के लिए, सन किस्ड मी। तो ये जो क्वालिटी है ह्यूमन क्वालिटी सन को दी गई है, तो मीन्स सन को यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। हमारा सेकंड एग्जांपल है द फ्लावर्स डांस टू द विंड। मीन्स जो फ्लावर्स है, जब विंड चल रही है, जब हवा चल रहा है तो क्या कर रहे फ्लावर्स, क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बट फ्लावर्स तो यहाँ पास रियलिटी तो ये है कि फ्लावर्स तो डांस कर ही नहीं सकते। मीन्स फ्लावर्स को यहाँ पास पर्सोनीफाई किया गया, उनको पर्सोनीफाई किया करके उनको डांस कराया गया है। पोएट अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ये सबको एक्सप्लेन करना चाहता है कि भाई ऐसे मतलब पोइट्री को प्रेजेंट करते हैं कि दी फ्लावर्स डांस टू द विंड। जब विंड चलती है तो फ्लावर्स ऐसे ऐसे झूम के डांस करते हैं। मीन्स ये एक ह्यूमन क्वालिटी, नाचना, गाना, रोना, सोना, बोलना, ये सारी क्वालिटी अगर पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को, सड़कों को, सबको इन सब को दी जाती है एक ह्यूमन क्वालिटी, तो यहाँ पास मीन्स उन सबको पर्सोनीफाई किया जाता है। तो आई होप आपका पर्सोनिफिकेशन भी क्लियर होगा, जो कि बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट आज के बाद नहीं होगी। Paradox is a figure of speech that seems to lead to an illogical contradiction or a situation that contradicts common sense and reasoning। Paradox ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे कि जब राइटर अपने एक ही बात को कहता है कि भाई ये तो नल है, फिर कहेगा नहीं ये तो नल, इसमें पानी ही नहीं आता है। मतलब अपनी पहली बात को कहेगा कि ये चीज़ है और दूसरी बात को कह देगा कि उसको ऐसे दूसरी वर्ड को उठाएगा कि पहला वाला वर्ड कट जाता है। मीन्स एक प्रकार से आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन देखने को मिलेगा, एक रीजनिंग देखने को मिलेगा। और पैराडॉक्स जो होता है फ्रेंड वो 2 टाइप्स का होता है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्फ, मतलब वो खुद में क्या कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, वाइल क्रिएटिंग अ रेयर सेंस ऑफ डेप्थ इन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, द पैराडॉक्स ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड्स। ये सब आप में नहीं आएगा, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया। द पैराड जो आप में क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड वो देखिए, या फिर आपको पहचानने के लिए आएंगे, लाइन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, या फिर एक मतलब कि या फिर एक मतलब एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा, या फिर इसका दे दिया जाएगा कि हाइपरबल का एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसे करके दिया जाएगा। बट ये सब नहीं पूछा जाएगा कि कौन से वर्ड से, कौन से
यहाँ से ड्राइव हुआ है, तो मैं बट आपके नॉलेज के लिए ये बता दे रही हूँ कि मैं जो पैराडॉक्स हुआ है derived from the French word paradox, that means a statement, just a second, a statement contrary to common belief और expectations, मतलब आपके common belief या expectation से क्या एक स्टेटमेंट बन रही है जो कि खुद के पहले स्टेटमेंट को वो पूरा करते ही जब दूसरा स्टेटमेंट करे तो पहले वाले स्टेटमेंट को काट दे रही है। द ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन मीन्स कॉन्ट्रैक्टरी टू एक्सपेक्टेशंस। टाइप्स ऑफ पैराडॉक्स, यहाँ पास 2 टाइप्स ऑफ पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट है लिटरेरी पैराडॉक्स। लिटरेरी पैराडॉक्स को यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेरी पैराडॉक्स इज द पैराडॉक्सिकल कॉन्ट्राडिक्शन यूजुअली फाउंड इन लिटरेचर दैट रिजॉल्व द डिस्क्लोज अ डीपर मीनिंग दैन व्हाट इज एमिनेंट ऑन द सरफेस। जॉन डन्स होली सोनेट, फॉर एग्जाम्पल जॉन डन का एक होली सोनेट 11 है जिसमें कहा गया है डेथ दाउ शॉल डाई, मतलब कह रहा है पहले तो ये कह रहा है कि भाई डेथ स्टेट्स डेथ, कह रहा है दाउ शॉल डाई, मतलब जो चीज़ पहले से ही मरा हुआ उसको दोबारा कैसे मार सकते हैं ना, पहले ही से ही उसको मरा हुआ घोषित कर फिर कह रहे हैं दाउ शॉल डाई, दोबारा मार रहे हैं, विच इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट दैट इट्स सेल्फ टू डाई, मतलब खुद से वो कैसे कर सकता है ऐसे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोनेट द पोएट इज बैशिंग डेथ फॉर ऑल द ट्रबल इट्स कॉजेस एंड ब्रीथेस अ साइन ऑफ रिलीव दैट द फियर ऑफ डेथ वुड सीज टू एग्जिस्ट व्हेन इन हेवन। मतलब लिटरेरी डिवाइसेस मीन्स ऐसे जैसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल एनिमल फॉर्म का ये बहुत ही मतलब कि फेमस ये लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एनिमल फॉर्म्स आप सुने होंगे। एनिमल फॉर्म्स मीन्स इसमें कहा गया है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पास फर्स्ट वाले लाइन में कह रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सारे जानवर बराबर हैं। और यहाँ पास दूसरे लाइन में आपका है क्या कह रहे हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। हाउ इज़ पॉसिबल, आप बता सकते हैं जब यहाँ पास पहली लाइन में कह दिए कि सारे ही आदमी सारे ही जानवर बराबर हैं और दूसरे वाले लाइन में खुद पहली वाली लाइन को कट करके कह रहे हैं सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, ये तो हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से मतलब अपने पैराडॉक्स में यही होता है, यही लिटरेरी डिवाइस में यूज़ होता है कि पहले तो राइटर अपने पहले वाली बात को कहता है कि ये चीज़ है, बट दूसरा वाला लाइन जैसे ही शुरू करता है वो अपने खुद के पहले वाले लाइन को कट कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पास एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। अब लॉजिकल पैराडॉक्स क्या होता है फ्रेंड, लॉजिकल पैराडॉक्स ये होता है भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट मोस्टली आपसे लिटरेरी पैराडॉक्स ही पूछा जाता है। लॉजिकल पैराडॉक्स एक बार देख लीजिए। द लॉजिकल पैराडॉक्स टेंड्स टू डिफीम लॉजिक एंड इट्स कंसिडर्ड अनरिजॉल्वेबल, मतलब एक प्रकार से अनरिजॉल्वेबल होता है। द अनरिजॉल्वेबल चिकन एग पैराडॉक्स कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ द लॉजिकल पैराडॉक्स कैटेगरी। जैसे कि एक ही क्वेश्चन आप लोग सब जानते होंगे, मुर्गी आया कि अंडा पहले कौन आया, अंडा आया कि मुर्गी, ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मुर्गी पहले आया तो भाई कहाँ से आया, जब उसके अंडा ही नहीं था तो मुर्गी कैसे आया, और मुर्गी नहीं था तो पहले अंडा कैसे आ सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, अनरिजॉल्वेबल क्वेश्चन है जो आज तक सॉल्व ही नहीं किया गया है। इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन को कहा जाता है लॉजिकल पैराडॉक्स। मतलब पहले ये अपने ही बात को कट कर रहा है कि पहले मुर्गी आया फिर अंडा आया, बट अगर जब मुर्गी ही नहीं होगा तो अंडा कहाँ से आएगा, और अंडा ही नहीं होगा तो मुर्गी कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से लॉजिकल पैराडॉक्स इस लाइन में देखने को मिलता है। इफ़ द चिकन केम फर्स्ट वेयर डिड द एग कम फ्रॉम, एंड इफ़ द एग केम फर्स्ट वेयर डिड द एग कम फ्रॉम, there is no logic that can definitely resolve this endless loop of a question as to what came before what। तो यहाँ पास आप पैराडॉक्स आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से मुर्गी और अंडा की एग्जांपल लेके तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। और भूलेंगे भी तो आप याद कर लीजिएगा कि जो मुर्गी और अंडा वाला एग्जांपल है वो मैम ने बताया था कि पैराडॉक्स यही होता है, तो आपको सिंपल आ जाएगा। फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं लॉजिकल पैराडॉक्स का। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो कह रहे हैं भाई मनी को भी सेव करना है बाय स्पेंडिंग इट। फॉर एग्जांपल अब ये कैसे हो सकता है कि सेव भी करना है और स्पेंडिंग इट। इनका कहने का मतलब ये है, इनका डीपर मीनिंग ये है कि भाई मनी को तुम सेव कर सकते हो और कहीं जगह उसको लगा कर, और कहीं जगह मतलब कि आप कहीं LIC वगैरह कोई बीमा वगैरह करवा के मनी को तो आप सेव कर सकते हो। मीन्स आज थोड़ा थोड़ा स्पेंड करोगे तो कल आपको फ्यूचर में वो ज़्यादा मनी आप सेव कर पाओगे। तो उनका मतलब ये डीपर मीनिंग ये है पैराडॉक्स का। सेकेंड वाला हम लेते हैं, इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। यहाँ पास तो कहते हैं भाई कुछ अगर हम कुछ एक चीज़ जानते हैं, इसका मतलब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि इसका मतलब हम कुछ नहीं जानते। पहले लाइन में कह रहे हैं हम तो कुछ जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं, बट दूसरी लाइन में खुद काट के कह रहे हैं अब इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं जानते। तो ये आप देख रहे हैं एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट दोनों ही लाइन में देखने को मिल रहा है पैराडॉक्सिकल। और थर्ड हम कर सकते हैं हियर आर द रूल्स इग्नोर ऑल रूल्स। यहाँ पास तो पहले तो कह रहे हैं कि भाई सारे रूल्स तो यही हैं
और दूसरे लाइन में कहते हैं इग्नोर इग्नोर कर दो सारे रूल्स को, हाउ इट पॉसिबल। तो इस प्रकार से अगर लाइन आपको अगर देखने को मिले तो उसको हम फ्रेंड कहते हैं पैराडॉक्स। तो आई होप आज की बात आप पैराडॉक्स तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पैराडॉक्स में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच को कैसे याद किया जाए, बट आज की बात तो आप भूलने से नहीं रहे, है ना। अगर भूलने से रहे तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आयरनी पे। आयरनी बहुत मज़ेदार, और जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मम्मी बोलती हैं उठ गए भैया 12 बजे उठे हो, इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, शाम के 5 बजे तक उठना। ये वर्ड है मम्मा के, जब सुबह आपकी मम्मी जगाने आती हैं तो ये वर्ड उनकी आयरनी होती है। तो आयरनी इसी प्रकार से है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आयरनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच and one of the most widely known literary devices which is used to express a strong emotion or raise a point। मतलब अपने पॉइंट को रेज करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन उस लाइन में बैठाने के लिए आयरनी का यूज़ होता है। As defined, irony is the use of word to convey a meaning that is opposite of what is actually said। मतलब irony में यही होता है कि आप अपने वर्ड के थ्रू कहना तो कुछ और चाहते हैं बट वर्ड कुछ और यूज़ करें। जैसे मम्मी क्या कहना चाह रही हैं, कहते हैं नवाब उठ गए 12 बजे, इतना जल्दी क्यों उठ गए। उनका मतलब ये था कि तुम्हें सुबह ही उठना चाहिए था, 12 बजे तक तुम इतना लेट तक सो रहे हो। तो ये हो गया। या फिर आप कहीं घूम टहल के आ रहे हैं तो कह रहे हैं नवाब इतने जल्दी आप आ गए, अभी तो आधी रात भी नहीं बीती है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो कहना तो कुछ और चाहती हैं बस किसी और वर्ड का यूज़ कर रही हैं। ये हो गया आयरनी। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्राइवर हुज लाइसेंस वॉज confiscated by a traffic officer may say thank you officer, not that you have my license, I can't drive। तो यहाँ पास आप इस लाइन में देख सकते हैं, जैसे कि एक ट्रैफिक जो ऑफिसर रहता है एक इंसान से एक आदमी से उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, तो वो जो इंसान रहता है वो ऑफिसर को कहता है थैंक यू ऑफिसर, नाउ दैट यू आर हैव माई लाइसेंस, आपके पास अब मेरे लाइसेंस है, आई कांट ड्राइव। मतलब वो कहना चाहता है कि गाली दे के वो बोलना चाहता है कि आपने मेरा लाइसेंस छीन लिया, अब तो मैं ड्राइव तो कर ही नहीं पाऊंगा। बट यहाँ पास वो थैंक यू का यूज़ करके किसी और वर्ड का यूज़ करके वो उनको ताना दे रहा है। इस प्रकार से आयरनी का यूज़ हुआ है इस लाइन में। इन दिस सिचुएशन द ड्राइवर वॉज मेड एंड इरिटेट इट व्हाट हैपेंड। मतलब जो ड्राइवर था वो मैड हो रहा था, पागल हो रहा था और इरिटेट हो रहा था ट्रैफिक ऑफिसर की कारनामे से। बट इंस्टीड ऑफ द डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग हर एंगर, कैसे अपना एंगर एक्सप्रेस करता है, द ड्राइवर यूज्ड आयरनी थिंकिंग द ऑफिसर फॉर गेटिंग हिज लाइसेंस। कहता है थैंक यू सो मच ऑफिसर, नाउ दैट यू हैव माई लाइसेंस आई कांट ड्राइव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, जो आयरनी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। सबसे पहले हम वर्बल आयरनी को आपको डिस्कस कर चुके हैं। वर्बल आयरनी यही होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, किसी और वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर ताना देना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मम्मी का ताना, जैसे कि सुबह उठने वाला मैंने दिया, उसको वर्बल आयरनी कहते हैं। फिर भी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the use of word to present a meaning that is different from what the speaker says। और जैसे कि आप कुछ और कहना चाहते हैं और कुछ और उसका मीनिंग होता है, उसको कहते हैं वर्बल आयरनी। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम द पर्सन इन intentionally and knowingly uses verbal irony to be understood as meaning something different to what his or her words literal meaning। जैसे मैंने आपको बताया ही वही चीज़ मैंने बताया कि मम्मी तो कुछ और कहना चाहती थी कि नवाबजादे इतना जल्दी क्यों उठ गए, और बट उनका मतलब ये था कि भाई तुम्हें तो सुबह ही उठना चाहिए था। वर्बल आयरनी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अमंग द 3 टाइप्स। इट इज़ आल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये नॉर्मल हम अपने डे टू डे लाइफ में भी वर्बल आयरनी का यूज़ बहुत करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, मैंने एग्जाम्पल दिया। Our previous example is a kind of verbal irony when the driver thanked the traffic officer. He wanted his words to mean that he was not amused at all। मतलब वो अंदर से तो वो अपने वर्ड के थ्रू, जो ड्राइवर था वो ट्रैफिक ऑफिसर को गाली देना चाहता था, बट वो उसको क्या कहता है, थैंक यू बोलता है। वो ऐसे वर्ड का मतलब थैंक यू बोल के भी वो उसको अपना गुस्सा जाहिर कर पा रहा है। तो फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं, वर्बल आयरनी कहते हैं। अदर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आफ्टर लुकिंग एट अ स्टूडेंट्स पुअर टेस्ट स्कोर, टीचर सेज यू विल श्योरली फिनिश द ईयर विथ हाइएस्ट ऑनर्स। तो टीचर क्या कहता है, जब देखता है कि स्टूडेंट जो उसके हैं जो पुअर स्कोर ले आए हैं, गंदे स्कोर ले आए, अच्छे स्कोर नहीं ले आए, तो कहता है भाई तुम तो ज़रूर साल के अंत तक ऑनर डिग्री ही लोगे, हाईएस्ट मार्क्स ही उठा के जाओगे। तो इस प्रकार से टीचर क्या करता है फ्रेंड, वर्बल आयरनी का यूज़ करता है। अब एक बार सिचुएशन आयरनी का हम देख लेते हैं। सिचुएशनल आयरनी happens when what is expected and intended to happen doesn't take place। फ्रेंड, सिचुएशनल आयरनी वो होता है, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो सिचुएशनल आयरनी वो होता है कि कभी कभी विलेन क्या करता है कि
ऐसे जाल बिछाता है कि हीरो उसमें फंस जाएगा, बट ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उसके आसपास कि वो खुद विलन जाके उस गड्ढे में गिर जाता है। तो उसको ही फ्रेंड कहते हैं हम सिचुएशनल आयरनी। इन स्टेट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट, मतलब वो जैसा सोच रहा था, जैसा वो माहौल क्रिएट करना चाह रहा था, जस्ट उसके अपोजिट वो माहौल क्रिएट हो जाता है। द रिजल्ट कुड बी आइदर सीरियस और कॉमिक, सीरियस भी हो सकता है उसका रिजल्ट और कॉमिक भी हो सकता है भाई, मतलब सिचुएशनल आयरनी में ये दोनों ही देखने को मिलेगा। This type of irony is used adds more meaning to a situation, making it more interesting and thought-provoking. For example, a man whose house was, यहाँ पास example देख लीजिए. For example, a man whose house was in the woods put a booby trap to protect him from wild animal. One night while walking, the man didn't see the trap. He injured himself. मतलब कि भाई उसके घर जंगल में था एक आदमी का, तो वो क्या कर रहा था कि बूबी ट्रैप बना रहा था जानवरों से बचने के लिए, बट एक दिन वो ध्यान नहीं देता है और उस बूबी ट्रैप में खुद ही जाके इंसर्ट हो जाता है। द बूबी ट्रैप वॉज इंटेंटेड टू प्रोटेक्ट द मैन बट इट वुडेड हिम इंस्टेड। दिस इज द एक्जैक्टली द कॉन्ट्ररी ऑफ व्हाट वॉज एक्सपेक्टेड। मतलब वो बेचारा खुद सेफ होने के लिए, जानवरों को फंसाने के लिए वो बना रहा था, बट ऐसे ही खुद उसमें इंजर्ड हो जाता है, खुद उसमें घायल हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके साथ क्या हो जाती है, सिचुएशनल आयरनी हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर बॉस आर द ओनर ऑफ अ बिग कंस्ट्रक्शन फर्म कैन नॉट फिक्स हिज होम हाउस ब्रोकन सीलिंग। मतलब भाई वो उनके जो बॉस हैं वो कंस्ट्रक्शन फर्म के क्या हैं, ओनर हैं, बट वो खुद का घर नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, खुद के घर की सीलिंग को टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं, खुद को घर के सीलिंग को नहीं फिक्स कर पा रहे हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन जब फर्म उनका खुद का है, खुद के ओनर हैं, तो वो कैसे नहीं कर पा रहे। तो ये उनके मतलब कि ये क्या सिचुएशनल आयरनी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम देख लेते हैं, द डिफेंस लॉयर फेल टू एक्यूट हिज सन इन अ केस। मतलब बेचारा खुद का डिफेंस लॉयर है और खुद के बच्चे को उसके केस से नहीं छुड़ा पा रहा है। तो इस प्रकार से वो ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो अपने बच्चे का हेल्प ही नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से इन सब लाइन में आपको सिचुएशनल आयरनी देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रामेटिक आयरनी। मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ फ्रेंड, अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं उठाऊंगी उसको बहुत ही शॉर्ट में उठाऊंगी, बट मैंने क्या कहा कि आपको अच्छे से समझना है, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। बट इसको बहुत ही शॉर्ट में भी पढ़ाया जा सकता है, वो भी मैं कर सकती हूँ, बट डिटेल में आप अभी पढ़ेंगी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट ये रहेगी कि आपको कभी भी भूलेगी नहीं। मैं क्योंकि काफ़ी 4-5 एग्जाम्पल्स आपके लिए ले रही हूँ, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम अपना ड्रामेटिक आयरनी देख लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैम वीडियो को शॉर्ट में कराइए कि फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। Dramatic irony happens when the audience or readers are aware of something which the character of a movie or story does not know। मीन्स ड्रामेटिक आयरनी मोस्टली आपको ड्रामा में देखने को मिलेगा, प्लेस में देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ओथेलो को ले लेते हैं। ओथेलो में हम लोग जानते हैं, सारी ऑडियंस देख रही है, सभी ऑडियंस को पता है कि जो बेचारी डेस्टिमोना है वो सिंपल है, बिल्कुल फेयर और बिल्कुल भी ओथेलो को चीट नहीं करे। वो सब यागो उसको क्या मैनिपुलेट कर रहा है ओथेलो को, बेचारा उसके मैनिपुलेट के चक्कर में डेस्टिमोना मर जाती है। ऑडियंस को सब कुछ पता है, बट एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ किया जाता है। मीन्स ओथेलो को खुद वहाँ पास नहीं पता रहता है कि बेचारी डेस्टिमोना बहुत ही अच्छी लड़की है और ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब इतना गलत हो जाता है। तो इस प्रकार का ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए ड्रामेटिक आयरनी का प्ले में यूज़ होता है। कभी कभी क्वेश्चन फ्रेंड ये भी बन सकता है कि ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ किस में होता है, तो आपको सीधे ड्रामा या फिर प्ले टच करना है। Oftentimes such character acts or moves in a way which is contrary or different from what the audience or the reader expect him or her to do। जैसे मैंने आपको बताया, दिस टाइप ऑफ आयरनी क्रिएट्स इंस्टेंस फीलिंग सच एज ह्यूमर एंड सस्पेंस। तो मतलब कि भाई हम लोगों को तो ऑडियंस को तो पता रहता है कि अब डेस्टिमोना के साथ क्या होने वाला है, ओथेलो को क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है यागो को द्वारा, बट ओथेलो को खुद नहीं पता रहता ना। तो इस प्रकार से क्या एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा था। एक प्रकार से कभी ह्यूमर भी हो सकता है, सस्पेंस भी, दोनों भी क्रिएट किया जा सकता है ड्रामेटिक आयरनी के थ्रू। ड्रामेटिक आयरनी इज यूज टू कन्वे इमोशन मोर इनिशियली, इट गिव्स द ऑडियंस और रीडर्स अ सेंस ऑफ थ्रिल और एक्साइटमेंट। ये क्या, इससे क्या मिलता है फ्रेंड, एक थ्रिल मिलता है, एक्साइटमेंट ऑडियंस को प्रदान होता है कि ऑडियंस को भाई सब कुछ पता है, बट स्टेज पे जो लोग खड़े हैं उनको कुछ भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। इन अ हॉरर मूवी फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर इंटर्स अ डार्क रूम वाइल हियरिंग अ वुमेन्स वॉइस।
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब मूवीज़ में दिखाया जाता है हॉरर मूवी में, तो क्या क्या है, एक इंसान जब वो हीरो आता है, एंट्री करता है अपनी माँ को बचाने के लिए, कि अंदर से आवाज़ आती रहती है हेल्प मी, तो आता है हेल्प करने के लिए, बट उसे लगता है कि कहीं ये भूत ना हो, कौन हो, बट ऑडियंस तो देख रही है ना कि भाई उसकी माँ अंदर से चिल्ला रही है, बट वो डरते डरते, जो हीरो रहता है वो डरते डरते आ रहा है कि वो मेरी माँ ये है कि कोई और है, मुझे कैसे पता होगा, बट ऑडियंस को पता रहता है कि हाँ ये उसकी माँ मदर की ही वॉइस है। तो ऑडियंस डोंट गेट स्कैर्ड बिकॉज दे न्यू फॉर बिफोर हैंड दैट द वुमेन्स वॉइस वॉज जस्ट दैट ऑफ द कैरेक्टर्स मदर। बेचारा वो जाता है डरते डरते जाएगा, जब मदर को अपने देखता है कि हाँ मेरी मदर ही सामने है, तब उसको खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से उसके साथ क्या हो जाता है फ्रेंड, ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है। तो यहाँ पास आयरनी भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरबल। Hyperbole is a figure of speech you use when you want to exaggerate what you mean or emphasize a point. मीन्स हाइपरबल में आप यहाँ पास ये जो वर्ड छुपा है हाइपर, जैसे कि गुस्से में जब कोई पापा हाइपर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, पापा का गुस्सा इस टाइम तो भाई बहुत हाइपर है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा है, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्सेजरेट कर देना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना ही हाइपरबल हो जाता है। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टू मीन एक्सेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एंड इज़ ऑफन यूज टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर, बीटर, फनियर और मोर ड्रामेटिक देन इट्स एक्चुअली। मतलब कितना, मतलब कि जो साउंड है या फिर कोई एक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना है, जितना वो एक्चुअली में जितना वो रहता है, बट उसको उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के अगर बात को प्रस्तुत करना रहता है, तो जो राइटर या फिर पोएट रहता है वो हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। हाइपरबल इज़ अ यूजफुल टूल्स इन लैंग्वेज। इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश हाइपरबल इज़ प्रोनाउंस्ड हाइपरबोली। तो इसे आप यहाँ पास आप देख सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश इंग्लिश हाइपरबोल प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, बोला जाता है हाइपरबोली। तो एग्जांपल कुछ देख लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइपरबल का, देयर्स इनफ फूड ऑन द टेबल टू फीड एन इंटायर आर्मी। यहाँ पास क्या बोल रहे हैं कि देयर्स इनफ फूड ऑन द टेबल टू फीड एन इंटायर आर्मी, मतलब कि हमारे जो टेबल पे फूड है भाई, मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप है वहाँ पास बैठा हुआ है, लोग उसमें से कोई एक कह दिया कि भाई क्या इतना फूड काफ़ी हो जाएगा, तो उसमें दूसरा बंदा कहता है देयर्स इनफ फूड ऑन द टेबल टू फीड एन इंटायर, मतलब इतना फूड है कि एक इंटायर आर्मी को इसमें सर्व किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी आर्मी को किया जा सकता है, पूरे आर्मी को नहीं किया, इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ 6 लोग बैठे हैं, वहाँ लगभग 10-15 लोगों का भोजन प्रस्तुत है, बट पूरे इंटायर आर्मी को नहीं। मतलब यहाँ पास इस लाइन में बहुत ही आपको एग्जैजरेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं। तो यहाँ पास इसलिए हाइपरबली का यूज़ हुआ है। सेकंड हम देखते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुडंट ईट एन एलिफेंट। मतलब कहते हैं भाई मैं इतना भूखा हूँ, मैं एक मतलब पूरा एलिफेंट को भी खा सकता हूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पास भी इस लाइन में भी एग्जेजरेशन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि वो पूरे एक एलिफेंट को खा सकते हैं। तो यहाँ पास दोनों ही लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई लेग्स फेल्ट लाइक जेली आफ्टर राइडिंग द रोलर कोस्टर। मतलब उनके लेग्स जो रोलर कोस्टर, मतलब वो उस पर रोलर कोस्टर पे जब राइडिंग किए तो उनके लेग्स, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लेग्स भाई जली हो गए हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, बट उनका लेग्स ऐसा नहीं हुआ, बट मतलब ये कि उनके लेग्स में काफ़ी पेन है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दीज शूज़ आर किलिंग मी। दीज शूज़ आर किलिंग मी मीन्स ये जो शूज़ हैं वो मुझे मार डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के कहा, इसका मतलब ये है कि जो शूज़ है उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स look especially at the first example. Here the speaker doesn't literally mean that there is enough food on the table to feed, जो मैंने इंटायर आर्मी वाला बताया था उसका है, टेबल टू फीड द 100 of people in a army. Instead the speaker is using hyperbole to exaggerate the amount of food that they have and that is more than enough to feed the number of people present. मतलब टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे जितने पीपल प्रेजेंट हैं उनके लिए वो फूड काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंटायर आर्मी के लिए वो फूड काफ़ी है, बट जितने वहाँ हैं उससे ज़्यादा ही वो फूड है। इट मीन्स कि वहाँ पास भी उस लाइन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। हाइपरबली कैन आल्सो मे बी यूज टू मेक समथिंग साउंड मच वर्स देन इट एक्चुअली। मतलब हाइपरबली का यूज़ ऐसे भी होता है कि कोई साउंड आपको बहुत ही कम हुआ है बट उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स में कहते हैं कि वहाँ हज़ारों डैफोडिल्स के फ्लावर थे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मुझे डैफोडिल्स ही नज़र आ रहा था। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वहाँ पास पूरे जगह डैफोडिल्स ही हों, बट राइटर वहाँ पास क्या यूज़ कर रहा है, हाइपरबली का यूज़ कर रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के डैफोडिल्स की प्रशंसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई शूज़ आर किलिंग मी, द स्पीकर डजंट लिटरली मीन दैट द शूज़ आर अटैकिंग the wearer and will kill them, but it is using hyperbole to be dramatic and emphasize their opinion that their shoes are causing them a lot of discomfort or pain.
तो यहाँ पास मैंने बता दिया कि भाई उनके शूज़ का मतलब, जब वो कहते हैं कि माई शूज़ किलिंग मी, इसका मतलब ये नहीं कि उनका शूज़ भूतिया है या फिर उनको मार डालेगा। इसका मतलब ये है वो शूज़ उनके पैरों के साइज़ का नहीं, या फिर बड़ा है या फिर छोटा है, मतलब डिसकम्फर्ट है, उनको कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा था, जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा था। इसलिए वो कह रहे थे कि मेरे शूज़ तो मुझे मार ही डाल रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास आपका क्लास फर्स्ट जो यूनिट 7 से मैंने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड आज की क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। और नेक्स्ट क्लास आपको यूनिट 8 स्टार्ट होगा, जो कि कल अपलोड होगा। बस आप लोग प्यार बनाए रखेंगे तो मैं डेली क्लासेस अपलोड करूँगी, बट ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते तो मेरी भी इच्छा टूट जाती है कि जब कोई देखने वाला ही नहीं तो क्या मैं पागलों के जैसे वीडियोस बनाती रहूँ, इसलिए मेरे वीडियोस में थोड़े गैप हो जाते हैं। बट जैसे ही आप लोगों का व्यूज़ हो जाता है, मीन्स 50-100 भी व्यू मेरी वीडियो पर चल जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ। मीन्स आपके लाइक और व्यू से ही मुझे प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूनिट 8 में जल्दी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।